प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 पाठ का नाम है भारत कृषि एवं सिंचाई और पाठ 2। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी तब तो आप सुने ही, अगर आप बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी फिर भी आप सुने, जो आगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। तो चलिए पाठ को शुरू करता हूं। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी कक्षा के पाठ और कविताएं पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कृषि क्या है? कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन और ये बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। अगला प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है, बड़े स्तर पर उगाता है, उन्हें फसल कहते हैं। प्रश्न 3, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती उसे निर्वाह कृषि, निर्वाह यानी कि अपना सिर्फ गुजारा चलता रहे, तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। प्रश्न 4, व्यापारिक कृषि क्या है? अब जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है और उससे अतिरिक्त आय, अधिक मुनाफा, अधिक आय भी प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? तो 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। पहले अधिक था, पहले 70% तक था, अब 55%। प्रश्न 6, देश की कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? तो 17% केवल कृषि से प्राप्त होता है, जबकि 55% लोग इसमें लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न, देश में पैदा होने वाली फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग खाद्यान्न फसलें जिन्हें खाया जाता है, नगदी फसलें जिन्हें बेचकर धन कमा लिया जाता है, और तीसरा पेय व बागाती फसलें जो विशेष क्षेत्रों में की जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, खाद्यान्न फसलों के उदाहरण लिखो। तो खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा। प्रश्न 9, नकदी फसलों के उदाहरण लिखो। तो नकदी यानी कि गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, इनको आप बाजार में ले जाइए और अच्छा खासा पैसा लेकर घर आइए। प्रश्न 10वां, पेय व बागाती फसलों के उदाहरण लिखिए। तो जैसे कि चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। प्रश्न 11 और अगला प्रश्न, बोने व काटने के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? तो फसलें 3, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। प्रश्न 12, रबी की फसल के बारे में बताइए। तो रबी की फसल समय जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है, यानी कि दीपावली के बाद उसी समय, और ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती है, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। उपजे कौन कौन सी हैं भाई? गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, अलसी एवं राई, ये सभी जो है रबी की फसल है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, खरीफ की फसलों के बारे में बताइए। तो इसका समय जो होता है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु में काट ली जाती है, जैसे कि धान, मक्का, अब धान के लिए तो पानी बहुत चाहिए, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। अगला प्रश्न, जायद की फसल के बारे में बताइए। तो जायद की फसलें यानी कि जब गर्मियां यानी कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जब खूब गर्मी होती तब इनको ले लिया जाता, काट लिया जाता है, जैसे कि खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि। तो ये सब जायद की फसलें। तो ठीक से हमने समझ लिया कि सर्दी के प्रारंभ में बोई जाए तो रबी की फसल, अगर बारिश के प्रारंभ में बोई जाए तो वो जायद, खरीफ की फसल, और जो गर्मियों में मार्च अप्रैल में बोई जाए और जिन्हें गर्मियों में जिसकी जरूरत पड़े वो जायद की फसल है। अगला प्रश्न, चावल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? तो पश्चिम बंगाल चावल होता है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो सभी जगह बता दिया। लेकिन जो चावल जहाँ पर पानी बरसात अधिक होती है, पानी की मात्रा अधिक है, पर्याप्त, वहाँ चावल अधिक होता है। पंजाब वगैरह में गेहूँ अधिक होता है। प्रश्न 16, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? तो अधिक गर्मी, अधिक पानी, अधिक गर्मी पकने के लिए, अधिक पानी, उपजाऊ चिकनी मिट्टी मुख्य बात। प्रश्न 17, भारत में विश्व में कितने प्रतिशत चावल उत्पादन होता है? 22% भारत में चावल पैदा होता है। अगला प्रश्न, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? तो भारत का दूसरा स्थान। चावल खाने से जल्दी पच जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। प्रश्न 19, विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो वो चीन है। चीन बड़ा भी, क्षेत्रफल में भी बड़ा है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है, यानी कि वहाँ गेहूं अधिक नहीं होता। प्रश्न 21, गेहूं की फसल के लिए आवश्यक दशाएं क्या है?
दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, सिंचाई व पकते समय गर्मी। चावल के लिए काली मिट्टी, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? तो गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, दूसरा चावल में भी गेहूं में भी। और गेहूं उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा? तो वो चीन है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में चावल कितने वर्षों से उगाया जा रहा? तो 7,500 वर्षों से चावल उगाया जा रहा। और हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी चावल का ज़्यादा प्रयोग किया गया, गेहूं का कम। भारत में कौन से राज्य का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं पैदा होता है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है, वैसे पंजाब में भी गेहूं बहुत होता है। प्रश्न 26वां, दाल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो दाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब दाल के लिए फसल के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए? तो प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है, सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है, अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। यानी कि दाल का प्रमुख कार्य है कि बीच बीच में करते रहिए तो आपकी अन्य फसलों के लिए मिट्टी उपजाऊ, और ये बैक्टीरिया को भी इकट्ठा करता है, नाइट्रोजन को भी इकट्ठा करता है। अगला प्रश्न, गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश में होता है क्योंकि गन्ना मिले यहाँ बहुत है, महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड व गुजरात। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में अधिक होने लगा है, ये बेल्ट खिसकती रहती है। 29वां प्रश्न, गन्ने की फसल के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन से? तो उपजाऊ मिट्टी, गर्म और नम जलवायु। आप सुनते रहें, ये प्रश्न बहुत ही काम के आपके आने वाले हैं। विश्व में सबसे पहले चाय का प्रयोग किस देश के लोगों ने किया? तो सबसे पहले चीन ने किया, यानी चीन ही। भारत में चाय की खोज कब हुई? तो 1829 ईस्वी में चाय की खोज हुई। 1857 में क्रांति हुई, यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए तो चाय का उत्पादन होने लगा। 32वां प्रश्न, चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाल। चाय के लिए आवश्यक दशाएं भी आएगा प्रश्न। चाय की फसल के लिए आवश्यक दशाएं, तो अधिक वर्षा, गर्मी और पहाड़ी ढाल, क्योंकि पानी रुके नहीं अन्यथा जड़ें गल जाएंगी। अगला प्रश्न, कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। और कपास के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी? तो काली मिट्टी चाहिए, चावल के लिए भी चाहिए, गर्म व नम जलवायु चाहिए, नहीं तो धागा, कपास का जो धागा बनेगा टूट जाएगा। 100 सेंटीमीटर वर्षा अधिक चाहिए, और सिंचाई की उचित उपजाऊ मिट्टी। जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जूट असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर जूट काफ़ी मात्रा में होता। देखिए जब हमारा देश बांग्लादेश जब हमारे भारत में था तो क्या था कि पश्चिम बंगाल में जूट खेती होती थी और बांग्लादेश में उसकी मिल फैक्ट्रियाँ बहुत थी, और जब विभाजन हुआ तो फैक्ट्रियाँ बांग्लादेश में चली गई और उत्पादन पश्चिम बंगाल में, ऐसा था। फिर भी आप कहीं कंफर्म कर सकते हैं। जूट की फसल के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी? तो अधिक वर्षा चाहिए, वर्षा तो भाई सबको चाहिए, गर्म व नम जलवायु। तो कपास, अगला प्रश्न, कपास हमारे किस किस काम आती? तो कपास सूती कपड़े, चादर, पर्दे और ये तकिया व रजाई आदि बनाने में, और मेडिकल के क्षेत्र में भी कपास की आवश्यकता होती है क्योंकि कपास के धागे सूती वस्त्र बनते हैं। जूट से क्या क्या बनाया जाता है? जूट से रस्सी, डलिया, बोरा, टाट, पट्टी व दरी। तो महत्वपूर्ण है जूट, कृषि क्षेत्र में जूट की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है? कुछ प्रश्न और रह गए, आप वीडियो को अंत तक सुने, बहुत ही काम के प्रश्न। राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल मूल होता है, यानी कि जो सेवाएं हो रही जैसे डॉक्टर, पुलिस, ये सभी सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन, तो जो भी आय होती है किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है राष्ट्रीय आय। नकदी फसल क्या है? प्रश्न हो चुका है पहले, फिर भी एक बार सुनो। दूसरों को उपयोग अर्थात विक्रय के लिए उत्पादित फसल, दूसरों के उपयोग। अब गन्ना आप कर लेंगे तो गन्ना घर में नहीं सब खा सकते हैं, तो फैक्ट्री में जाएगा। तो ये जो नकदी फसल, जैसे नगद आय प्राप्त होती है, इसका उपयोग कुछ स्वयं नहीं, कृषक स्वयं नहीं करता। हाँ, गन्ने थोड़े बहुत खाते हैं, रस पीते हैं और गुड़ बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेचने के लिए लोग गन्ना करते हैं, खाने के लिए नहीं करते। 42वां प्रश्न, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो डॉक्टर विलियम गेट ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया, और भारत में हरित क्रांति के जनक, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न रहता है, आज आप याद कर लीजिए, जीवन भर काम आएगा। भारत के अंदर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। गेहूं, और वैसे तो ये नॉर्मली वोरलॉग, वो भारत के नहीं थे। गेहूं की उन्नत किस्में कौन कौन सी? गेहूं की उन्नत किस्में हैं सरस्वती, सोनार, कल्याण, सोना, हीरा। वाह। धान की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? तो धान की किस्मत IR, ताईचुंग, 65, जया, पद्मा तो याद कर लीजिए, पंकज, जमुना, ये तो सब नाम है। अगला प्रश्न, चकबंदी क्या है? तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों को सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती, साथ ही लागत भी ज्यादा आती, इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक्के में रूप में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न, सिंचाई के प्राचीन साधन क्या? कुएं व तालाब।
अब तो आधुनिक साधन है, लेकिन पानी का बड़ा ही वेस्टेज होता है। स्प्रिंकल विधि से करना चाहिए, ऐसे बहुत अधिक बर्बाद पानी होता है। और गांव में तो पानी इतना बर्बाद किया जाता है, पहले लोग हैंड पाइप से पानी से हत्ता मारते थे तब पानी निकलता, अब तो चिटकनी दबाते हैं और एक गिलास पानी की वजह 10 गिलास एक बाल्टी भर पानी बर्बाद कर देते हैं। इसको रोकना चाहिए, समय रहते चेतना चाहिए। अगला प्रश्न, रासायनिक खादों के उदाहरण बताइए। तो रासायनिक खादें हैं हमारी अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि। और 3 प्रश्न और रहे हैं, आप इनको सुन लें। जैविक खाद कौन कौन सी हैं? कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, नीम की, ये सब जैविक खादें हैं और हमारे इससे उपजाऊ, उससे जो उपजने वाली फसल होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं। अंतिम प्रश्न, और इससे बाद चर्चा भी हो चुकी, ड्रिप विधि से किन फसलों की सिंचाई की जाती है? टपक विधि सामान्यतः बागानी फसलें जैसे फल फूल साग भाजी आदि की सिंचाई टपक पद्धति द्वारा की जाती। और अंतिम प्रश्न, स्प्रिंकलर छिड़काव विधि से किन फसलों की सिंचाई की जाती? खाद्यान्न जैसे गेहूं मटर इत्यादि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकल विधि द्वारा की जाती। तो ये था आपका पाठ कृषि। चलिए मिलते हैं अगले पाठ और कविता के साथ। चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और कविता। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।